जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स को वह मेंस को ध्यान में रखते हुए जीएस का फाउंडेशन एक कोर्स लेकर के आया है। यह कोर्स आपको निशुल्क यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हमने इसकी 2 क्लासेस आपसे चर्चा के बिंदु बना ली हैं, जिसमें पॉलिटी और हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट को हम लेकर के आपसे चल रहे हैं। इस कोर्स के माध्यम से आपको जीएस का पूर्ण रूप से रिवीजन करवाया जाएगा, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये सभी आपसे चर्चा के बिंदु बनाए जाएंगे। इन सब के अलावा मैं मिस्टर कुमार 10 से 12 तारीख के बीच में, जो जनवरी, आपसे पीटी 365 लेकर के आ रहा हूं, जो कि खास तौर पर करंट अफेयर के साथ साथ ये ट्रेडिशनल को भी कवर करने का प्रयास करेगी। और जो स्टूडेंट्स हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो मेरी ऑडियंस है, जो इस क्लास को देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वह 1 से 2 बार पॉलिटी को पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे। तो मैं बिगनर और एडवांस दोनों लेवल को कवर करने का प्रयास करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता, यह क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के या माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यह क्लास होगी। परंतु प्यारे बच्चे, मैं आपको कंटेंट्स एक बार शो कर दूं। आई होप कि आपकी स्क्रीन पर यह कंटेंट दिख रहा होगा। यह आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता कि इसमें प्रीलिम्स को टारगेट खास तौर पर किया जा रहा है और मेंस को भी। इन सब के अलावा इस क्लासेस में जैसे ही लास्ट आपका होगा, तो आपके साथ में एमसीक्यू भी इस पर चर्चा के बिंदु बनाए जाएंगे, क्योंकि मैं आपसे एमसीक्यू भी डिस्कस करूंगा, जो कि ठीक ठाक मात्रा में जो पीवाईक्यू हैं, जो पूछे गए हैं, और दोनों ही लैंग्वेजेस में होंगे। ठीक है, तो आई होप अब आपको कंटेंट्स प्रोवाइड हो ही रहा है और आप इस चीज़ को समझ ही गए हैं। तो ये कितनी यूजफुल क्लासेस होने वाली हैं। न केवल आपको पॉलिटी, बल्कि इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट्स की भी क्लासेस इसी वे में आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा एजुकेशन बायर। एजुकेशन बायर एक तो आपकी प्रतिबद्धताओं के लिए जाना जाता है, जो खास तौर पर इन सभी का अध्ययन आपके समक्ष करेंगे। तो चलिए, आज की क्लासेस में हम शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि एक क्लास ऑलरेडी इस पर हुई है जिसमें महत्वपूर्ण शब्दावली मैंने आपसे की है। ठीक है, आज की क्लासेस में हम प्रेम्बल वाले पोर्शन से चीज़ों को स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें विजुअल और ऑडिबल हो रही होंगी। चलिए, तो आइए मैं पहले पेन का कलर चेंज कर लेता हूं और एक बार थिकनेस भी चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए प्रेम्बल। अब प्रेम्बल पर कई आपको बातें दिखाई देती हैं। कई क्वेश्चन प्रेम्बल पर, भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है, इस पर कई क्वेश्चन उठते हैं। जैसे इस पर कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन उठता है, जो इस पर क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन ये उठते हैं, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? पहला क्वेश्चन ये उठता है। दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्या
प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ये दो क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे, सुने होंगे, ठीक है। इन सब के अलावा प्रस्तावना पंडित नेहरू के द्वारा दिया गया एक प्रस्ताव है। ऐसे कई क्वेश्चनों का मैं आपसे आंसर निकालने का प्रयास करूंगा और आपका एक ओवरव्यू तैयार करूंगा कि प्रस्तावना अगर आप पढ़ रहे हैं तो 360 डिग्री, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना यहां पर कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर के, ठीक, वही सारी चीजें आपको मिलेंगी। इस संविधान सभा आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुल्क शताब्दी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपरित करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपसे प्रेम्बल के बारे में चर्चा की है और इस प्रस्तावना में कई ऐसे शब्दों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। चूंकि यहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी लगातार पिछले कुछ वर्षों में, अगर आप 4 से 5 वर्ष को देखें तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछता है जरा इसको भी समझिएगा। मैं आगे जब क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा तो वहां पर चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए कुछ शब्द यहां पर हैं। यहां पर एक शब्द लिखा गया है हम भारत के लोग, मतलब कि भारत की जनता। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, जरा समझना बच्चे, प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी मतलब कि केंद्र में समाज की अवधारणा को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। हालांकि प्रस्तावना में यह शब्द नहीं था, बल्कि ये बाद में जोड़े गए हैं, उस पर भी हम बात आपसे करेंगे। पंथ निरपेक्ष मतलब कि जरा समझना, यहां पर कई एक शब्द है, देखो जरा यहां पर इस चीज को जान लेना। यहां पर सोवरेनी, सोशलिस्ट और सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड ऑल इट्स सिटीजन मतलब कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों की बात करता है। यहां पर जो पंथ निरपेक्ष शब्द की बात की गई है, कई बच्चे कहते हैं सर धर्मनिरपेक्ष। बच्चे, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द होता है जरा समझना, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द होता है ये एक निगेटिव अवधारणा है, क्योंकि आप इसमें धर्म का मतलब होता है कि इसी पार्टिकुलर एक धर्म की बात कर रहे हैं, जबकि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म के कई पंथ हैं, जिसमें ना केवल एक धर्म बल्कि धर्म से निकलने वाले सेक्ट और कल्ट के रूप में, जैसे हिंदुज्म से बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये निकल करके आया और इनके भी अलग अलग आप देखोगे सेक्ट और कल्ट के रूप में निकले। वहीं हिंदुज्म के अंदर शैव, वैष्णव ये संप्रदाय है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, ये कई पंथ हैं स्टूडेंट्स। अब भारत में पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाना है, सकारात्मक अवधारणा को सुनिश्चित करना है, ना कि नकारात्मक अवधारणा को सुनिश्चित करना है। तो ये संविधान निर्माताओं के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी, उस पर भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। तो पंथ निरपेक्ष शब्द की बात यहां पर की गई है कि भारत राष्ट्र का न केवल कोई एक धर्म होगा, बल्कि वह समस्त धर्मों के प्रति, समस्त पंथों के प्रति एक दृष्टिकोण को देखने का प्रयास करेगा। और समय रहते हुए आप देखोगे कि उसमें जो नकारात्मक अवधारणा है, नकारात्मक जो तत्व है, उन बिंदुओं को सुधार करने का प्रयास करेगा, समय रहते हुए उसमें संशोधन, अमेंडमेंट करने का प्रयास करेगा। जैसे आप देखोगे 3 तलाक, कौन सा मुद्दा? 3 तलाक, बलि प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या,
सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब क्या है, ये अपने अपने धर्मों में आप देखोगे पंथों में प्रचलित होने वाली प्रथाएं थीं और इन्हीं को किसने, संविधान ने रोकने का प्रयास किया और इन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब जरा समझना, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के द्वारा बनाया गया एक राष्ट्र। अब यहां पर कई बार पूछ लिया जाता है कि आपसे जस्टिस की बात होती है कि जस्टिस कितने प्रकार का यहां पर दिया गया है, इसको भी जरा ध्यान में रखना है। तो जस्टिस आपको 3 प्रकार का है, जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। वहीं आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता, जो आपको क्षमता की बात करता है, ठीक है, उसमें कितनी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना। तो जरा समझना, इनकी सबकी क्या है, स्वतंत्रता है। तो आपसे अगर पूछ ली जाए कि सर फ्रीडम किस किस की है, अगर फ्रीडम की आपसे बात पूछी जाए तो फ्रीडम देखो, जस्टिस कितना है, 3 प्रकार का है। फ्रीडम कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का है। क्या क्या है इसमें, आप देखोगे आपके थॉट हो सकते हैं, एक्सप्रेशन हो सकता है, बिलीफ, रिलीजन और ओनर जो शिप है आपकी वो हो सकती है, वॉरशिप, इक्वलिटी, ठीक है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमोंग देम दिस डिग्निटी। अब देखो यहां पर क्या है, व्यक्ति की गरिमा, अब समता है, अवसर और प्रतिष्ठा, ठीक है, और यहां तक कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने, बंधुता को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो प्रेम्बल के अंदर कई ऐसे शब्द हैं और इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द आपसे सारी चीजें की जाएंगी। आइए क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज प्रेम्बल, मतलब कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना क्या है बच्चे, आइए इसको भली भांति समझने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में देखते चलेंगे और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देखते चलेंगे। देखिए, प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भली भांति है। आप देखोगे भूमिका की भांति है, मतलब कि अगर आप कहें कि अगर संविधान को, आप मान लीजिए कि आपसे कहे कोई व्यक्ति कि मुझे इंडिया का संविधान पढ़ना है, तो आपको जो रिकमेंड करना चाहिए, ठीक है, तो आप कहेंगे उससे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अगर आप पढ़ें तो आप इसको एक परिचय, एक पत्र की रूप में दिया जा सकते हैं। इसको एक संज्ञा दी जा सकती है स्टूडेंट्स की, एक तरीके से दर्शन है भारतीय संविधान का कि भारतीय संविधान किन मूल तत्वों पर रेखांकित है, टिका हुआ है, वो प्रेम्बल के अंदर आप देखोगे देखने के लिए मिलते हैं। इट्स क्लियर है नो। तो इसको बात को थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। चलिए समझते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोतों से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है। प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है। अब कई बार आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को परिचय तंत्र की संज्ञा दी है। अब उसमें N.K. पालकीवाला दे देंगे, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अभिभाव है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। अगर आपसे पूछे कि इसका जो उत्पत्ति और विकास हुई तो कहां से, देखिए जब संविधान सभा आई थी और उसका उद्घाटन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। आइए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए बच्चे, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्घाटन हुआ। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के माध्यम से एक उद्देश्य प्रस्ताव भर आप देखोगे प्रस्तुत किया गया, जो आगे चल के भारतीय संविधान की क्या बनी, उद्देश्य बनी। ठीक है, चलिए प्रस्तावना बनी मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव बना। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य का कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव कहां से आया, 13 दिसंबर 1946 से आया था। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान, अब कई बार पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि प्रस्तावना कहां से अडॉप्ट की गई है, ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं, निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन बनता है बच्चे। देखिए मैं आपको क्वेश्चन भी बनाता चलूंगा। आपसे क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना को
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? अब वहां को आपको ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी रसिया, रूस मतलब कि, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन, और एक और दे दे, मान लीजिए अगर बीपीएससी है तो ई और दे देगा, ठीक है, या फिर इसमें एक यूएसए भी दे दे ऑप्शन, ठीक है। स्टूडेंट्स थोड़ा मेरे को खांसी, ठीक है, कोल्ड हो रहा है, तो उसके चलते मेरे को बीच बीच में खांसी आती रहेगी। हालांकि इसको मैं गतिरोध का कारण नहीं बनने दूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे यूपीएससी क्या है बना करके पूछ सकती है। इट्स क्लियर है नो? चलिए आइए देखते हैं। तो देखते हैं तो प्रस्तावना को कहां से लिया गया है, चलिए आइए समझते हैं। देखिए बच्चे, प्रस्तावना अमेरिकी संविधान प्रथम लिखित संविधान से द्वारा ली गई है। देखो कहां से ली गई है, तो अमेरिकी संविधान से ली गई है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। अब देखो दो क्वेश्चन यहां पर है। अगर भाषाई प्रभाव पूछे तो कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। और यदि आपसे पूछे कि कहां से ली गई है, खासतौर पर यही पूछा जाता है आपसे, एडॉप्टेशन के बारे में पूछा जाएगा कि कहां से ली गई है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो ड्राइव करते हैं वो कहां से? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। जबकि रिटर्न की बात कर ले तो लैंग्वेज में अगर आपसे पूछा जाए तो वो ऑस्ट्रेलियन आप बता देंगे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। देखो कई क्वेश्चन इस पे उठे हैं, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? जरा समझना बच्चे, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? एक क्वेश्चन उठता है कि नहीं, प्रश्न उठता है। 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं थिकनेस इसकी कम कर लेता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन उठता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? देखो अब बच्चे इस पर क्या है, कई ऐसे केस आपको मिलेंगे, चाहे वो आप देखोगे कि गोपालन केस हो, ठीक है, चाहे इन सब के अलावा गोखलनाथ बनाम पंजाब वो केस हो, ठीक है, और उसके साथ साथ केशवानंद भारती मिनिमम वेज केस हो, केशवानंद भारती केस हो। तो ध्यान में रखना, प्रस्तावना में केशवानंद भारती केस में इस बात को रखा गया था, केशवानंद भारती जो केस था इसमें रखा गया था कि जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, ठीक है, ये क्या है? संशोधनीय है, ठीक है, संशोधनीय है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पहली बार प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था वो कब किया गया था? तो आपका संशोधन किया गया था बच्चे 42वां संविधान संशोधन, जिसको 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया था। और 3 ऐसे शब्द थे, ठीक है, जिनको प्रस्तावना के अंदर ऐड ऑन किया गया था जो पहले नहीं थे। यूपीएससी ने कई बार इस पर भी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, हम आपको दिखाएंगे जब क्वेश्चन पर आपसे चर्चा करेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, देखो कौन कौन से शब्द थे जरा समझना, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द शामिल किए गए। यहां इंग्लिश वाले में भी देख लीजिएगा, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी इन दी पार्लियामेंट, ठीक है। तो ध्यान में रखना, जिस पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही हिंट्स दिया था। अब देखिए बच्चे, ये जो आपके सामने एक पाई चार्ट बना हुआ दिख रहा है, ये जो चार्ट है, मैं कहूँगा ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट है। जी हाँ, अगर मैं आपको मोस्ट मार्क कर रहा हूँ तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहीं पर वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से इसी चार्ट से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है, इसी चार्ट से, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे शब्द हैं जो मूलभूत रूप से प्रस्तावना का एक सार व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए उसी को हम देख लेते हैं।
देखिए है क्या। प्रस्तावना के मुख्य तत्वों की एक चार्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर जरा समझना, प्रस्तावना के प्रमुख तत्व हैं जैसे संविधान का स्रोत। महोदय, संविधान का स्रोत कौन है? वाई। संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता। चूंकि भारत की जनता ही चुन करके, आप देखोगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में हम भेजते हैं मेंबर को, मतलब कि आपके एमएलए और उसके साथ साथ जो एमपी होते हैं भारत की जनता चुन करके भेजती है, और वही जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं किसमें? संविधान सभा के अंदर, या फिर मैं कहूँगा भारतीय की तत्कालीन पार्लियामेंट के अंदर, और उसको लेकर के उनके हित में कानून बनाते हैं, अधिनियम बनाते हैं और ऐसी योजनाओं को बनाने का प्रयास करते हैं। इट्स क्लियर नो। और ये सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष में आप देखोगे चुनाव होता है सामान्यतः भारत में। वहीं पर संविधान का स्वरूप क्या है, अब जरा इसको भी समझ लीजिएगा। देखिए, संविधान का स्वरूप, संविधान का स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब जरा समझना, यहां पर सोवरेनिटी की बात की जा रही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि बच्चे कि भारत देश, आप देखोगे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के समय एक देश तो था परंतु एक राष्ट्र नहीं था। स्पष्ट कीजिए, यह क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। जो मैं बोल रहा हूं ये मेंस में हिस्ट्री के ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान भारत एक देश था परंतु एक राष्ट्र नहीं। स्पष्ट कीजिए, 150 शब्द, ये मार्क्स डैश डैश टाइम। ठीक है, तो आप भी इसको लिख सकते हैं। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर मेंस का क्वेश्चन, फिर से बोल रहा हूं, औपनिवेशिक शासन काल के समय भारत एक देश था परंतु एक राष्ट्र नहीं। स्पष्ट कीजिए या चर्चा कीजिए या परीक्षण कीजिए, जो आप चाहें वो। 150 शब्द में आपको ये क्वेश्चन लिखना है। आइए देखिए, यहां पर क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात की गई है। तो भारत औपनिवेशिक शासन काल के समय एक राष्ट्र तो था, सॉरी एक देश तो था परंतु एक राष्ट्र नहीं था। मैंने आपको एक राज्य की अवधारणा में 4 तत्व बताए थे। अगर स्टूडेंट्स आपने वो क्लास नहीं देखी है, क्योंकि महत्वपूर्ण शब्दावली की वो क्लास है। जब हम भारत की बात करते हैं, जब हम भारत की बात करते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि सर भारत की बात करते समय विभिन्न बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। मैंने आपको कई ऐसे 4 बिंदु बताए थे। पहला था लैंड, मतलब कि आप देखोगे भूभाग, भूभाग मैंने आपको बताया था। दूसरे में मैंने आपसे जनसंख्या की बात की थी। तीसरे में मैंने आपसे सरकार की बात की थी। और चौथा जो शब्द आता है वो आता है संप्रभु, मतलब कि आप देखोगे संप्रभुता। ठीक है, किसको बोलते हैं? संप्रभुता। ठीक है, आती है कि नहीं? शोभन नहीं। तो ये जो संप्रभुता है बच्चे, यही है, मतलब कि आप अपने निर्णय, अपने डिसीजन, अपनी योजनाएं किसी बाहरी या आंतरिक शक्ति के, आंतरिक या बाहरी शक्ति के दबाव में न देकर के आप स्वयं स्पष्ट रूप से स्वतंत्र होकर के सारे निर्णय लेने का प्रयास करोगे, जो कि भारत क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है। क्या औपनिवेशिक शासनकाल के समय भारत को यह अधिकार दिया गया था? तो आपका आंसर आएगा जी नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल था वही भारत में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में निर्णय और डिसीजन लिए जाते थे, चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, 1813 का चार्टर अधिनियम हो, 1833 का चार्टर अधिनियम हो, भारत शासन अधिनियम 1858 हो, चाहे 1919, 1905, 1909, 1932, 1933, 1935, 1945, ये 1946 सॉरी, और 1942, 1940। ठीक है, जितने भी ये एक्ट आप देख रहे हैं ये सब कहाँ पर बने? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बने और भारत में थोप दिए गए। तो भारत उस समय सोवरेन स्टेट नहीं था, बल्कि क्या था? आप देखोगे एक देश था परंतु एक राष्ट्र नहीं था। तो जब आप उसका आंसर लिखेंगे, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो उसमें ये लाइन को आपको टैकल करना है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की बात यहां पर आज की जाती है। दूसरा शब्द आता है आपका समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या है बच्चे? समाजवाद का मतलब होता है कि सरकार जितने भी भारत की भौगोलिक क्षेत्र पर प्राकृतिक संसाधन होते हैं या हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जितने भी भारत के आप देखोगे संसाधन हैं, उन संसाधनों पर किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। और वही सरकार समाज के समस्त नागरिकों को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करेगी।
ताकि गरीबी, बेरोजगारी, असमानता को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, और उससे एक संपूर्ण प्रभुत्व, आप देखोगे आर्थिक विकास को और तीव्र मात्रा में बढ़ावा दिया जा सके। समाजवाद का मतलब होता है कि केंद्र में सामाजिक तथ्य को रेखांकित करना, समाज के मूलभूत अवकाश को, विकास को, समृद्धि और कहीं ना कहीं आगे लाना, एक वेलफेयर स्टेट की भूमिका को सुनिश्चित करना, जैसे खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए मकान, चलने के लिए सड़क, सोच के लिए शौचालय, पढ़ने के लिए विद्यालय, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय और अच्छा एनवायरनमेंट, व रोजगार के लिए आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटी होना और एक अच्छा पर्यावरण होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अनिवार्य माना जाता है। हालांकि हम जब समाजवाद पढ़ते हैं वहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल रह चुका है, तो मैं इस पर चाहूँ तो घंटों, 2 घंटों, 3 घंटे, 10 घंटे, 50 घंटे भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इस पर मैं एक लेंथ में क्लासेस चला सकता हूँ, ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सोशियोलॉजी समाजवाद को ही रेखांकित करने का प्रयास करता है। उसमें कार्ल मार्क्स हुए, एमिल दुर्खिम हुए, इन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण से आप देखोगे समाज को देखने का प्रयास किया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो समाजवादी अवधारणा आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा बिंदु, मैंने तीसरा बिंदु आपसे चर्चा का बिंदु बना लिया है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। जैसे कई बार मुद्दा आता है कि एक मेंस में 2023 में, आई थिंक 23 में एक क्वेश्चन पूछा था, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो, अगर गलत हूँ, रॉन्ग हूँ तो मेरे को राइट कीजिएगा। 2022 अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, 2022 या फिर 23 की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। कहाँ पर? मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरोप भारत से क्या सीख सकता है, या फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था ये था कि फ्रांस भारतीय संविधान से क्या सीख सकता है। तो वह पॉलिटिक्स का टारगेट करके क्वेश्चन था, तो पंथ निरपेक्ष उसका एक उदाहरण उसमें दिया जा सकता था। मतलब कि अगर आप भारतीय पंथ निरपेक्ष की बात करोगे, क्योंकि देखो फ्रांस के अगर पंथ निरपेक्ष की बात कर लो तो फ्रांस में जो पंथ निरपेक्ष है वह है नकारात्मक। कौन सा है? नकारात्मक। और भारत में कैसा है? भारत में है सकारात्मक। जरा समझना, फ्रांस के अंदर धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं। मतलब कि धर्म अगर डिसीजन ले रहा है, निर्णय ले रहा है, और वो निर्णय गलत भी है या फिर उसकी कुछ अपनी परंपराएं, प्रथाएं हैं और उनको लागू करे हुए हैं पोप और पादरी, तो वहाँ पर फ्रांस का संविधान उन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, उसको सुधारने का काम नहीं करेगा। जबकि भारत में आप देखोगे धर्म और राज्य एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को करेक्ट करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि अगर धर्म के अंदर कोई नकारात्मक बिंदु मौजूद है जिससे समाज की आप देखोगे प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य उसको करेक्ट करने का प्रयास करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 3 तलाक का मुद्दा, कन्या भ्रूण हत्या, सती प्रथा, ठीक है, और इन सब के अलावा कई ऐसे मुद्दे इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये है, तो इस पर राज्य, जैसे आप देखोगे शबरीमाला जो मंदिर प्रवेश का मुद्दा है वो भी इसका एक उदाहरण माना जाता है। तो ये आई होप कि आपको पंथ निरपेक्ष समझ में आ गया होगा। और भारत विविधताओं से परिपूर्ण एक देश है, राष्ट्र है, जिसका अपना कोई धर्म नहीं है, अपना कोई पंथ नहीं है, बल्कि सभी पंथों के प्रति ये एक दृष्टिकोण को देखने का प्रयास करता है। यहाँ पर सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों के, समाज के और समूह के सभी का सम्मान होता है। सभी को साथ लेकर के वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर आप पंथ निरपेक्ष पर ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, इस पर पूछे गए हैं, ठीक है। जीएस पेपर नंबर 4 जब आता है तो वहाँ पर भी आपसे कई बार इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इथिक्स के पेपर में भी क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि वो तो दर्शन और पंथ को रिलेटेड करता है, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे, कभी फ्यूचर में आपसे चर्चा का बिंदु बनाएंगे, ठीक है। इथिक्स मैं लेकर के आऊँगा और बड़े ही अच्छे वे में आपको इथिक्स भी, ठीक है, पढ़ाने का प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको बड़े ही सही और सटीक दृष्टिकोण से और साथ ही साथ सामान्य रूप से साधारण भाषा में आपको इतना कठिन सब्जेक्ट समझा सकूं। दूसरा शब्द आता है, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका लोकतंत्र।
लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का तंत्र, डेमोक्रेटिक, आप जानते हैं ना, जहां पर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, बोलने का, कहने का समान अवसर दिया जाता है, दूसरे की बात सुनने का, उसका रिप्लाई देने का अवसर दिया जाता है। जहां पर लोगों का तंत्र होता है उसको लोकतंत्र कहते हैं। इससे तात्पर्य यहां पर यह है कि एक से अधिक राजनीतिक दलों का होना, वोट को देना भी अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी होती है। उसी को लोकतंत्र कहते हैं। अब देखिए कई बार क्या है, रूस और चाइना, जैसे चाइना कई बार क्या है, भारत की कंट्रोवर्सी में अपने आप को लोकतंत्र घोषित करने का प्रयास करता है और बहुत बड़ा लोकतंत्र अपने आप को बताता है, कौन? चाइना। परंतु चाइना लोकतंत्र नहीं है। पहली बात तो लोकतंत्र की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है प्यारे बच्चे। लोकतंत्र में ना केवल व्यक्ति को सुनने, बोलने, कहने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार होता है। लोकतंत्र एक छोटी मोटी अवधारणा नहीं है। अगर आप इसको डेप्थ में जाओगे तो लोकतंत्र एक होता है विकसित लोकतंत्र, एक होता है विकासशील लोकतंत्र, एक होता है अल्प विकसित लोकतंत्र। अल्प विकसित लोकतंत्र में मानव का दुरुपयोग कर रहा है, हिंसा कर रहा है और अपने भरण पोषण का काम कर रहा है, दूसरे के अहित चाहता है और अपना हित चाहता है। यह लोकतंत्र नहीं है। चाइना कहता है कि हम लोकतंत्र हैं, चाइना लोकतंत्र नहीं। जबकि चाइना में एक पार्टी की सरकार है। शी जिनपिंग जब तक जिएंगे वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, वहां के राष्ट्रपति रहेंगे, उनको बस से कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि एक पार्टी की सरकार है। उसी पार्टी के अलग अलग प्रतिनिधित्व चुनकर के जाते हैं और वोट देते हैं, जैसे कांग्रेस के, बीजेपी के, सपा के, बसपा के, आम आदमी पार्टी के, जनता दल के। अब यही एक पार्टी के, मान लीजिए कि बीजेपी के फूल लेकर के अलग अलग क्षेत्र से चुनकर के व्यक्ति आए और कोई पार्टी ना हो, केवल एक पार्टी हो, तो क्या यह लोकतंत्र होगा? नहीं। आप तो कह रहे हैं कि मैं वोट डालूं, परंतु बीजेपी को डाल करके मैं एक्स पार्टी को डालूं, कांग्रेस को डालूं, या कांग्रेस आ जाए और कांग्रेस को ना डाल करके आप आम आदमी को डालें। क्योंकि चाइना के अंदर केवल और केवल एक ही पार्टी को यह राइट है। उसी के प्रतिनिधि चुनकर के आएंगे, उसी के प्रतिनिधि आपको दिखाई देंगे। अगर आपको वोट डालना है या नहीं डालना है, डालोगे एक ही पार्टी को। भारत में ऐसा तो नहीं है। भारत के अंदर 7 नेशनल पार्टी हैं और लगभग 23 से 2400 के आसपास आप देखोगे राज्य दल हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इट्स क्लियर है नो। अगला वर्ड आता है गणराज्य, जिसमें स्वयं जनता अपने वोट के माध्यम से किसी एक पार्टिकुलर राजनेता को चुनती है। हम अगर 20 व्यक्ति हैं, हमारे वोट की पावर मान लीजिए 1 किलो है, हमने 1-1 किलो अपनी पावर एक व्यक्ति को दे दी 21वें नंबर के, और उसको क्या कर दिया, हमने नियुक्त कर दिया कि ये देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। हमने गढ़ा, हमने अपने देश का निर्माण किया। अब वो जो व्यक्ति है जो 21वें नंबर का है, जिसने 20 व्यक्ति की पावर को अडॉप्ट कर लिया है, हमने अपनी स्वीकृति से दिया है, कोई दबाव नहीं, फोर्स नहीं, वो व्यक्ति हमारे हित में निर्णय लेगा, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, देश के हित में निर्णय लेगा। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। फिर विषय उठता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का नंबर 3 पर अगर आप देखोगे तो संविधान के उद्देश्य की बात यहां पर की गई है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान चाहता क्या है?
संविधान निर्माताओं ने चाहा क्या, उनका दृष्टिकोण क्या था? संविधान ने जस्टिफिकेशन करने का प्रयास किया, लोगों को जस्टिफाई किया, क्योंकि समाज के अंदर इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी है, तो समाज को कैसे एक सुविकसित समाज के रूप में रेखांकित किया जाएगा। तो संविधान में इस प्रस्तावना के अंदर एक शब्द है जिसको बोलते हैं जस्टिस, मतलब कि न्याय। संविधान के आर्टिकल अगर आप 39 पढ़ते हैं, 38 पढ़ते हैं, तो वहां पर इस बात के रेखांकित किया गया है। डीपीएसपी में भाग नंबर 4 जब हम बात करेंगे आगे तो आपको बताएंगे। जो न्याय की अवधारणा है वहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रखा गया है। मतलब कि सभी को, जब आप भारत के इतिहास को देखते हैं तो उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक काल की अगर बात कर लें, मौर्योत्तर वैदिक, आप देखोगे मौर्योत्तर काल की बात कर लें, उस समय प्राचीन काल में समाज के अंदर यह हायरार्की बनी हुई थी, जहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी को बोलते हैं बकवास। समाज में अधिक प्रतिष्ठा ब्राह्मण की होगी, क्षत्रिय की होगी, और वैश्य और शूद्र की जो प्रतिष्ठा है, जो उसका स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, वह छुआछूत का होगा, अनटचेबिलिटी का होगा। आपके लिए यह काम अनुचित है, यह काम उचित है, आप ये काम कर सकते हैं, एक्स काम कर सकते हैं, वाई काम नहीं कर सकते। कि अगर ब्राह्मण है तो वह वेदों का ज्ञाता होगा, पठन पाठन का काम करेगा और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बड़ी उच्च होगी। क्षत्रिय है तो वह युद्ध लड़ने का प्रयास करेगा और उसको एक समाज के द्वारा प्रतिष्ठा प्रदान कर दी जाएगी कि एक्स वाई राजा हैं। और वैश्य और शूद्र क्या, ये व्यापारी हैं, और शूद्र इन तीनों के सेवक हैं। मतलब कि आप दास हैं, समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा सुनिश्चित कर दी कि आप एक दास हैं। आप दास से बढ़कर कुछ नहीं है, आपको तीनों की सेवा करनी है। जब संविधान निर्माताओं ने इस पर विचार किया, खासतौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, क्योंकि उन्होंने दरिद्र, मतलब कि दलित, दबे और कुचले, वंचित, जिसमें शूद्र, महिलाएं, क्योंकि महिलाओं की स्थिति आप देखोगे, ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये है तांडव के अधिकारी। अगर आप इस वाक्य को पढ़ते हैं तो उसी में समाज की बात की जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में और खासतौर पर प्रेम्बल में इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया, और नेहरू जी ने इस बात को और हाईलाइट किया कि समाज, हम जस्टिस दिलाएंगे, समाज के सभी वर्गों का समान रूप से क्या होगा, आदर होगा, सम्मान होगा, उनका रिस्पेक्ट होगा। अगर आप अच्छा काम करेंगे, किसी भी मूल के हैं, किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, तो आपका स्टेटस उच्च रहेगा। और यदि आप करते हैं पाप का काम, अगर आप करते हैं चोरी, आप करते हैं भ्रष्टाचार, तो आपको गलत निगाह से देखा जाएगा, आपका समाज में स्टेटस निम्न नहीं होगा। गलत कार्य के लिए गलत दंड दिया जाएगा और अच्छे कार्य के लिए आपको सम्मान और अवार्ड दिया जाएगा। यहां पर न्याय की बात की जा रही है, जस्टिफिकेशन की बात की जा रही है, जो कि सोसाइटी में आपको एक स्टेटस प्रदान किया जाएगा। दूसरा शब्द है यहां पर आर्थिक, इकोनॉमिकली। इसको भी भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। जब आप भारतीय समाज को देखते हैं, भारतीय सोसाइटी को देखते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हैं, तो जरा बताइएगा और विचार कीजिएगा, प्राचीन काल से लगा करके मध्यकाल, आधुनिक काल तक
अगर आप देखेंगे तो भारत में जो केंद्र बिंदु रहा है, जो क्रीम रहा है, वो एक छोटा समुदाय रहा है जिसकी जनसंख्या कम और पूंजी पर अधिपत्य ज्यादा। मतलब कि भारतीय संविधान, और आप देखोगे निर्माताओं, जो संविधान सभा के निर्माता थे, जो संविधान सभा में इस बात का विचार विमर्श कर रहे थे, उनका सबसे बड़ा यह सिद्धांत गया था कि जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत में छोटे बड़े रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों के पास में कई हजार एकड़ भूमि हुआ करती थी। क्योंकि उस समय आप देखोगे, आधुनिक भारत की बात कर ले तो भारत में इतने उद्योग और मिल धंधे नहीं थे। कुटीर उद्योग, एमएसएमई सेक्टर था, और एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण भूमिका उस समय अर्थव्यवस्था में निभा रही थी। तो मूलभूत केंद्र आप देखोगे भूमि ही बनी हुई थी। अब उस भूमि का वितरण कैसे किया जाए कि ऐसा ना हो भारत देश की जनसंख्या में कुछ ही वर्गों के व्यक्तियों का अधिपत्य अर्थव्यवस्था में अधिक हो और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों से वंचित हो जाए। अब अगर कोई व्यापारी व्यापार करना चाहता है, वो किसी भी मूल वंश जाति का है, समुदाय का है, और यदि उसमें ये काबिलियत है, ये एजिबिलिटी है, ये स्किल है कि वो व्यापार कर सकता है, वो आर्थिक गतिविधियां कर सकता है, तो करे। अब उसके लिए खुली अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी वर्ग, धर्म, जाति, समुदाय से आते हो, अगर आपके पास में वो स्किल है तो आप आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो भारत सरकार इसी आप देखोगे शब्द से प्रभावित थी। वर्ष 1951 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लेकर के आई थी, तो उसका मूलभूत उद्देश्य यही था कि हम भारत के नागरिकों को लैंड रिफॉर्म के माध्यम से एक भूमि का टुकड़ा देंगे ताकि वह लोग उस पर उत्पादन कर सकेंगे। मतलब कि आप देखोगे खाद्यान्न की जो समस्या है उसके समाधान होगा, उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी उनकी मजबूत होगी। तो अर्थव्यवस्था में इसका विकेंद्रीकरण किया गया, ना कि केंद्रीकरण किया गया। ऐसा ना होगा कि दुनिया भर के औद्योगिक धंधे, मतलब कि भारत के औद्योगिक धंधे एक विशेष वर्ग के हाथों में ही होंगे या गिने चुने लोगों के हाथों में होंगे। अगर आप में वो काबिलियत है तो आप भी कर सकते हैं। तो सभी को यहां पर आर्थिक रूप से न्याय दिया जाएगा। आप भी चाहते हैं कि मैं भी इंडिया एयर अलायंस बनाना चाहता हूं, तो आप भी बनाइएगा। आपके पास भी इतनी मुद्राएं हैं, आप चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाना चाहता हूं ताकि वो रिफाइनरी पर काम करे, तो आप बनाइए, कोई मना नहीं करेगा। जो जो उसके पैमाने हैं, जो जो उसके नियम कानून हैं, आप उनको फुलफिल कीजिए और फिर अपने औद्योगिक धंधे को बढ़ावा दीजिए। किसी भी वर्ग के हों, जाति के हों, समुदाय के हों, धर्म के हों। वहीं पर राजनीतिक न्याय की बात की गई। राजनीतिक न्याय मतलब एक ऐसा न्याय जहां पर हर एक समाज के वर्ग, धर्म, समुदाय के व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का राइट होगा। अगर उसके अंदर यह काबिलियत है, वो जनता को एकत्रित कर पाता है, उसमें किसी नेता की प्रतिमा झलकती है, उसके भाषण में वो आवाज है, उसमें नया इनोवेशन आता है, वो देश के लिए एक अच्छे डिसीजन, निर्णय ले सकता है, जनता के हित में काम कर सकता है, अच्छा व्यक्ति है, समाज का सूझा बूझा वर्ग ऐसा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अनपढ़ भी हो सकता है, परंतु उसमें वो स्किल है, वो राजनेता की अगर गतिविधि किसी भी वर्ग का हो तो वह व्यक्ति भी आप देखोगे चुनाव लड़ सकता है। भारत में चुनाव कई प्रकार के होते हैं। उसमें 3 तरह के चुनावों की हम खास तौर पर जनता से ये अपेक्षाएं करते हैं, भारत की उनको ये जानकारी होती है। पहला पंचायत के चुनाव, म्युनिसिपालिटी जिनको नगर निगम भी कहते हैं, पंचायत राज। दूसरा विधानसभा के चुनाव, तीसरा लोकसभा के चुनाव। ठीक, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है तो आपके लिए भी दरबार खुले हुए हैं, आप भी चाहिए, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। केवल कुछ ही वर्ग के नहीं लोग,
कि बस यही व्यक्ति हैं, इनके ही पुत्र आएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, नहीं। कोई भी, यहां पर तो चाय बेचने वाला व्यक्ति भी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। समझ पा रहे कि नहीं? यहां पर तो आम आदमी भी एक पार्टी बना सकता है जो आज भारत देश में नंबर 1 पर एक नेशनल पार्टी के रूप में उभरी है। इतने कम समय में इतनी एक बड़ी पार्टी बनने के लिए रेडी है, तैयार है। न केवल दिल्ली में, बल्कि आप देखोगे पंजाब में, गुजरात में, कई ऐसे छोटे बड़े प्रदेशों में अपने परचम को लहरा रही है। तो अगर आपके अंदर ये इजिबिलिटी है तो संविधान स्वयं में जस्टिफाई करने का प्रयास करता है कि आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अगर मैं आपको दूं डोज तो थोड़ा सा ओवर हो जाएगा, क्योंकि आगे भी कुछ शब्द हैं, उनको भी हमें समझना है। इट्स क्लियर नो? तो यहां पर आपने जस्टिस वाला जो शब्द है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। बच्चे क्लास को शेयर करते चलिएगा, ठीक है? और यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करिएगा, ठीक है? लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कई बच्चे कहते हैं कि सर लिंक कहाँ है, कहाँ मिलेगी पीडीएफ? तो टेलीग्राम पर मिलेगी। और मुझसे अगर कोई पर्सनली बात करना चाहता है तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नाम है इंस्टा का आईडी जो है वो एजुकेशन बायर सिविल सर्विस, यही डीपी लग रही है, मतलब कि जो आपको यूट्यूब पर दिखता है वही लोगो वहाँ पर आपको मिलेगा। चलिए, अगला शब्द आता है स्वतंत्रता। देखिए, स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है बच्चे? फ्रीडम, मतलब कि आपको विचार, आप सोचते क्या है, आप अपने विचार रखिए समाज में, देश में, राष्ट्र के हित में। जब भारत सरकार कानून बनाती है बच्चे, तो स्वयं आपसे पूछती है कि आपके विचार क्या है। तो आपसे आपके विचारों को भी पूछे जाने की संभावना व्यक्त की जाती है। तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, संविधान का आर्टिकल 25 से 28 तक इसी की बात करता है। विचार, अभिव्यक्ति की गरिमा। अब यहां पर कुछ शब्द हैं। संविधान का आर्टिकल 19, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार। 19 का क्लोज नंबर 1 और उसका ए पढ़ते हो, का पढ़ते हो तो इसी के अंतर्गत आता है। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। कई बार यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है कि इनको क्रम में बताइए कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। ऐसे शब्द दे देगा तो आपसे पूछेगा, सीक्वेंस में लगवाता है। तो आपको हुई स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। प्रतिष्ठा और अब क्षमता पूछेगा तो क्षमता आपसे कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की। मतलब कि हर एक व्यक्ति को वो अवसर मिले जिससे वो अपनी प्रतिष्ठा को सुनिश्चित कर सके। ऐसा ना हो कि कुछ ही व्यक्ति कलेक्टर बाबू बन सकते हैं। आपके अंदर अगर वो क्षमताएं हैं, ऊर्जाएं हैं, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए जो 25 मई को है, फिर मेंस क्वालिफाई कीजिए, फिर उसके बाद इंटरव्यू और अपना स्थान सुनिश्चित कीजिए। और मेरी तरफ से बधाई के पात्र बनिए, एक गिफ्ट मेरी तरफ से लीजिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसको भी क्या है बच्चे, ध्यान में आपको रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि समता, तो समता 2 प्रकार की है, जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है। गरिमा एक है, व्यक्ति की गरिमा, मतलब कि व्यक्ति अपनी गरिमा से जिए। ठीक है। अगर कोई काम वो कर रहा है तो उस काम को छोटा ना समझा जाए। जैसे 1 फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता है और कोई व्यक्ति कलेक्टर बाबू है। जरा समझना, मैं आपको एक यहां पर हिंट्स देना चाहूंगा और बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। समाज के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी सूझबूझ और विकसितता होनी चाहिए, समाज इतना विकसित हो, इतना समृद्ध हो मेंटली, कि वह एक कलेक्टर में
और एक सफाई कर्मी में कोई भेदभाव ना करे, अनटचबिलिटी ना हो। जबकि दोनों को इस दृष्टिकोण से देखे कि यह भी समाज का सेवक है तो यह भी समाज का सेवक है, परंतु होता उल्टा ही है। उसको प्रतिष्ठा ही दी जाएगी कि वे कलेक्टर बाबू हैं और वो सफाई कर्मी है। परंतु मैं आपको बता दूं कि एक कलेक्टर का अस्तित्व ही एक सफाई कर्मचारी से। जी हां, आपने सही सुना। अगर वह व्यक्ति पार्क की सफाई ना करे, वह व्यक्ति सड़क की सफाई ना करे, वह व्यक्ति आपके दफ्तर की सफाई ना करे, तो वहां पर आप देखोगे आप चल नहीं सकते रोड पे, आप पार्क में घूम नहीं सकते, आप दफ्तर पे चेयर पर भी नहीं बैठ सकते। फिर या तो अपने आप साफ करो, है कि नहीं? तो व्यक्ति की गरिमा, मतलब कि व्यक्ति को गरिमा से जीवन जीने का अधिकार हो, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हो। और भारत में सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वर्ग का हो, जाति का हो। ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, अब जरा समझना, भारत एक राष्ट्र है और हम भारत के समस्त नागरिकों का यह दायित्व बनता है कि भारत की एकता और अखंडता हमेशा सुनिश्चित बनी रहे, वह टूटे ना, वह बिखरे ना, वह ऐसे ही प्रगति और उन्नति, तरक्की करता रहे। हम सभी भारतीयों का यह दायित्व बनता है बच्चे, हम सभी समस्त भारतीयों का यह दायित्व बनता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते रहे, हमारा देश एक अखंड भारत रहे, इसमें किसी भारी शक्ति का कोई आधिपत्य ना हो, फिर से भारत किसी का उपनिवेश ना बने, ना ही हम किसी को अपना उपनिवेश बनाएं, बल्कि जियो और जीने दो की अवधारणा को सुनिश्चित करने का हम कंटिन्यूअसली प्रयास करते रहें। एक और शब्द यहां पर है, बंधुता। यूपीएससी ने इसी शब्द को टारगेट करके 2023 में एक निबंध पूछा था और निबंध ये था, लिख लीजिए बच्चे, कई कहते हैं ना कि सर निबंध भी दीजिए, लीजिए बच्चे निबंध भी आप नोट डाउन कर लें। संघ मतलब कि केंद्र एक धागा है तो राज्य उसके मोती। यदि धागा मजबूत रहेगा तो मोती उसमें संगठित रहेंगे। अब ये ऐसे था, निबंध था कि केंद्र या संघ एक धागा है, राज्य उसके मोती। अब इसके ऊपर आपको लिखना है सर कैसे, तो बंधुत्व का सिद्धांत है। ये बंधुता का सिद्धांत है। मैंने आपको बताया था एक क्लास में स्टूडेंट से सिटीजनशिप के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। भारत विनाशी अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। जरा समझना, भारत में जो शक्ति है वह संघ को ज्यादा है। जरा समझना बच्चे, यूपीएससी ने हालांकि केंद्र शब्द पूछा है, लेकिन जब भी आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे और पॉलिटी पे कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो केंद्र की जगह आप संघ शब्द का उपयोग करेंगे, क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह एक संवैधानिक परीक्षा है, वह एक संवैधानिक पद है। पूरे संविधान में कहीं पर भी केंद्र शब्द का वर्णन नहीं किया गया है। आपसे संघ शब्द की अपेक्षाएं की जाती हैं
कि अगर आप भावी आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं और संवैधानिक पद के लिए पात्रता रखते हैं तो आपसे ये अपेक्षाएं करता है ये एग्जाम कि आपकी भाषा शैली और लेखन शैली मजबूत हो और स्पष्ट हो और संविधान के 22 भाषाओं में से किसी में से एक हो और सुव्यवस्थित और सुविकसित होनी चाहिए। ऐसा ना हो कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा और भागवती ने कौन छोड़ा। बड़ी स्पष्ट शब्दावली हो, ठीक है। तो जो एग्जामिनर को भी चेक करता है बच्चे, वो आपकी तरह हमारी तरह यंग नहीं है, बल्कि वह एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी उम्र 50 प्लस है, जो नाक के बिल्कुल आगे चश्मा लगाता है और ऐसे देखता है एक मुनीम की तरह, मोटा वाला अक्षर उसको दिखता है। तो वो एक एक शब्द से ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये आंसर इस बेसिस पर है, और जो इस कॉपी को चेक करता है वो उस सब्जेक्ट के, उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। तो वो क्वेश्चन को देखकर खाका तैयार कर लेते हैं माइंड में। हालांकि उनको क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि अगर इस आधार पर होगा, हालांकि यूपीएससी का मेंस लिखने का या किसी भी क्वेश्चन को लिखने का कोई पैमाना नहीं है। यूपीएससी ने एक और यहाँ पर कुछ वर्षों में ये परिवर्तन किया है कि आपके लिए एक ओपिनियन दे दी है, जितना हो सके डाइवर्सिटी क्वेश्चन के अंदर ला सकते हैं। खुला हुआ एकदम आपको क्षेत्र दिया है यूपीएससी ने। पहले आपके क्वेश्चन देखोगे तो बंधे बंधे होते थे, अब बड़े क्वेश्चन होते हैं और एकदम खुला डायमेंशन होता है, जितना लिखना है कि लिख डालो। तो बंधुता समझ में आ रही है कि नहीं? यहां तक ये चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दावली। अब देखिए मैंने आपसे ये सारी चीजें विस्तार से बता दी हैं, डिस्कस कर दी हैं। अब हमें पढ़ना है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में। आइए देखिए, हम भारत के लोग डैश आत्मपरित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और अर्थात भारत के लोग द्वारा ही इस संविधान को बनाया गया, स्वीकार किया गया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर लागू किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। किसको समर्पित है? भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। अब यहां पर एक शब्द है सोवरेनी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मैंने इसकी चर्चा बड़े अच्छे से विस्तार में आपको बताया है। आइए अब बात कर लेते हैं। इसका अर्थ है भारत अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वरूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसमें आंतरिक मामले कौन कौन से होंगे? जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक। बाह्य मामले कौन कौन से होंगे? वैदेशिक, जिसमें मित्र, शस्त्रों और संधि। क्लियर कि नहीं? चलिए, राष्ट्रीय कुल, जिसमें स्वाधीन राष्ट्रों का एक स्वतंत्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे वैश्विक संगठनों की सदस्यता बनाए रखने के कारण भारत पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने के विरुद्ध आक्षेप लगाया जाता है। राष्ट्रमंडल में ब्रिटिश क्राउन को केवल प्राचीन ब्रिटिश साम्राज्य की एकता के प्रतीक स्वरूप स्वीकार किया गया है। इन सब के अलावा कई वैश्विक संगठनों से जुड़ना भारत की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। साथ ही इन संगठनों द्वारा जारी नियम पर भारत पर बाध्यकारी नहीं है और भारत स्वेच्छा से ऐसे संगठनों की सदस्यता का परित्याग भी कर सकता है। नेहरू जी का उक्त कथन है। अब जरा समझना, देखो ऐसी ऐसी कोटेशन जो है आपको क्या करनी है, अपने नोट में नोट डाउन कर लेनी है। आप कहेंगे सर पीडीएफ तो मिलेगी, जरूरत क्या? मैं कहता हूं बच्चे, जब आप नोट डाउन करते हैं या स्क्रीनशॉट लेंगे, उसको मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे तो आपकी स्मृति में वो बैठ जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। आप कहोगे देखिए मैं बिना पीपीटी के भी आपको प्रेम्बल पढ़ा सकता हूँ, बिना बुक के, बिना नोट डाउन किए हुए मैं लिख करके पूरी प्रेम्बल विस्तार से आपको खाका तैयार करके पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और मैं पढ़ाऊंगा इन फ्यूचर, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि बाद में भी मैं पढ़ाऊंगा आपको इन फ्यूचर। प्रस्तावना मैं आपको जब दिखाऊंगा, जब डिजिटल बोर्ड पे कभी आपसे मेरी मुलाकात होगी, चर्चा होगी तो, ठीक है। चूंकि आप टॉपिक को कंठस्थ करें, समझें, अच्छे से समझें, एक बार समझें,
जहां कमी रह रही है पुनः ट्राई करें, क्लास एक बार नहीं बार बार देखें, लेकिन अच्छे से समझें। नेहरू जी का उक्त कथन क्या है, देखो जरा। अब इसको आप मेंस में कोटेशन, ये जो कोटेशन है इसको आप लगा सकते हैं कहीं भी। वो देखो क्या कहते हैं। नेहरू जी का उक्त कथन है, यह स्वेच्छा से, मतलब कि स्वेच्छा से किया गया करार है और इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकेगा। मतलब कि अगर भारत देश किसी वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बनता है तो किससे बन रहा है? स्वेच्छा से। उसका सदस्य भी बन रहा है और स्वेच्छा से उसको समाप्त भी किया जा सकता है। क्लियर है ना? सभी प्रकार के आक्षेपों का खंडन करता है। तो ये भी आपको ध्यान में आ गया कि नहीं? आइए, अब आपसे एक शब्द पूछा जा रहा है सोशलिस्ट। मैंने इस पर विस्तार से चर्चा कर दी है, समझना बाकी है, आइए देख लेते हैं। समाजवादी एक विचारधारा है जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वह संपत्ति या संसाधनों की समानता से संबंधित हो या फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के आप देखोगे सन्निकट है। जरा समझना, एक होता है साम्यवादी समाजवाद, एक होता है लोकतंत्रवादी समाजवाद। तो भारतीय समाजवाद क्या है? लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। जबकि साम्यवादी समाजवाद में क्या है? जहां पर जितने भी संसाधन हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, वह समाज पर ही आधारित होंगे। जैसे इसके लिए जो साम्यवादी समाजवाद है उसमें थोड़ा बहुत आप कहेंगे रशिया और चाइना इसका एक बेस्ट उदाहरण माने जा सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी की विचारधारा से संबंधित है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व लक्षण मौजूद है। देखो प्यारे बच्चे, हमने लगभग जहां पर हमें लगा कि द्वंद्व है, अंतर्विरोध है, तो भारत ने मध्य मार्ग निकाला है। क्या निकाला है? मध्य मार्ग निकाला है। ठीक है, और आप भी अपने जीवन में, अपनी लाइफ में इस मध्य मार्ग को निकालने का ट्राई करते रहें, तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। ठीक है। अरे भाई, किसी दिन आप ज़्यादा पढ़ गए और किसी दिन नहीं पढ़ सके, तो ऐसा कीजिए ना, मध्य मार्ग निकालिए। कम भी नहीं पढ़े, ज़्यादा भी नहीं पढ़े, मतलब कि एक दिन में इतना ना खा लें कि जिसकी वजह से हम डाइजेशन ना कर सकें, जुगाली पद्धति जो मैं कहता हूँ वो ना कर सकें, और इतना कम ना खा लें कि पता चले कुपोषणता हो जाए। ठीक है, तो दोनों को याद में रखना। मध्य मार्ग जैसे कि भारतीय संविधान में निकाला गया है, हमें अपने जीवन में भी निकालना है और अपने व्यवहार में इसको उतार लीजिएगा, क्योंकि ये मेंस का आंसर लिखते समय आपके थॉट्स को डेवलप करने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए। भारतीय समाजवाद के निम्नलिखित तत्व हैं, जैसे अब कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आपसे चर्चा के बिंदु बनाए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता प्राप्त है। नंबर 2, आय और जीवन स्तर की असमानता, मतलब कि गरीबी बीमारी को कम करना है, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, इन सबको क्या करना है बच्चे? कम करना है। संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना है, उसका विकेंद्रीकरण करना है, डिसेंट्रलाइज करना है। मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना है, जिसमें वेलफेयर स्टेट की एक अवधारणा आती है, तो डीपीएसपीसी का ही एक उदाहरण माने जाते हैं। फिर आता है आपका पंथ निरपेक्ष, मतलब कि सेकुलर। मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द भले ही ना हो, किंतु भारतीय समाज प्रारंभ से ही अपनी बहुसांस्कृतिक विरासत को सौहार्दपूर्ण तरीके से सजोए हुए है। सेकुलर शब्द की बात कर लें तो पंथनिरपेक्ष तात्पर्य है धर्म और राजनीति का अलगाव। अब देखो, ये नकारात्मक शब्द है। सेकुलर रिफर टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, that is the state will not have a state religion of its own, nor will any discrimination be done to any citizen in the name of religion। मतलब कि अर्थात राज्य का अपना कोई राजनीतिक धर्म नहीं होगा और न ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा।
इंडिया एवरी पर्सन हैज प्रोटेक्शन इन रिलीजियस मैटर अंडर द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स 25-28। मतलब कि भारत के मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक चर्चा की गई है। किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त है। यही कारण है कि बहुधर्मावलंबी भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समान आदर और सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होता है। तो इसको भी क्या है आपको ध्यान में रखना है, ये सेकुलर शब्द की आपसे अवधारणा पूछी जा रही है। पंथ निरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, बल्कि इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। फिर आता है डेमोक्रेटिक, मतलब कि लोकतंत्रात्मक। मैंने बता दिया है पहले ही आपको, जो एक पाई चार्ट बताया था। अब बस आपको उस पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो हमें आपसे चर्चा का बिंदु बना देना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि शासन संचालन की शक्ति या संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। लोकतंत्र एक प्रक्रियागत प्रणाली है जिसमें नवीन आयाम जुड़ते चले जाते हैं और व्यवस्था को अधिक जीवंत बनाते हैं। लोकतंत्र के मुख्य दो प्रकार हैं, एक होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, भारत में खासतौर पर आप देखोगे जनता, जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र आता है तो उसमें जनता सीधे चुन करके जाती है, ठीक है, भागीदारी निभाती है, जैसे स्विट्जरलैंड। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की गई है। तो प्यारे बच्चे, आज को रहने देते हैं इतना ही आज की क्लास में। कल जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो इसका पार्ट नंबर 2 होगा, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, बीच बीच में मेरे को खांसी उठ रही है। तो थैंक यू सो मच बच्चे, आपका फीडबैक कैसा रहेगा उसके अनुकूल क्लासेस चलेंगी, ठीक है। आपको हिस्ट्री की भी क्लास मिलती रहेगी और पॉलिटी भी। आज की क्लास में इतना ही, जो एक और क्लास हम लेंगे, ठीक है, प्रस्तावना पर, ताकि आपको विस्तार से चीज़ें समझाई जा सके, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ अगले इसके पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए रिवाइज कर लीजिएगा और मन लगा के पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।